नमस्कार बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब ये जीवन रेखाएं मतलब लाइफलाइंस, ये होती क्या है? चलो आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके हाथ में जो ये किताब है या सुबह जो नाश्ता किया था, वो सब आप तक पहुंचा कैसे? मतलब खेत से आपकी प्लेट तक या फैक्ट्री से आपके हाथ तक। ये सब मुमकिन होता है ट्रांसपोर्ट की वजह से, और इसीलिए किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सामान का और सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या परिवहन। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रेडर्स यानी व्यापारी। और यही चीजें मिलकर हमारी पूरी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन, सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन और आखिर में हम वाटर ट्रांसपोर्ट को भी समझेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो हमारी पृथ्वी के 3 मेन डोमेन्स पर होता है। कौन कौन से? लैंड, वाटर एंड एयर, यानी स्थल, जल और वायु। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक तरह से हमारे पूरे चैप्टर का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें दिखाया गया है कि ट्रांसपोर्ट को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। देखिए, लैंड यानी स्थल में रोडवेज, रेलवे, पाइपलाइंस है। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज, और एयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ये चार्ट समझने से पूरा चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। और इसमें भी सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज रोडवेज यानी सड़कें। भाई, हम सब रोज ही तो सड़कें यूज करते हैं, है ना? और आपको पता है, इंडिया का रोड नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। कितना बड़ा? करीब करीब 62.16 लाख किलोमीटर्स। ये 2020-21 का डेटा है। और एक मजे की बात, इंडिया में सड़कों का नेटवर्क रेलवे से भी पुराना है। अब ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि रोडवेज रेलवेज से बेहतर क्यों हैं। इसके ये 6 मेन पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे देखो, सड़कें बनाने में खर्चा कम आता है। ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, यहाँ तक कि पहाड़ों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं, मतलब आपके घर तक सामान पहुँचा सकती हैं। और ये दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक जाने के लिए फीडर का काम भी करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इंडिया में सड़कों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया है। मेनली ये 6 तरह की होती हैं: गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स और बॉर्डर रोड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, चतुर्भुज मतलब 4 कोने। ये एक 6 लेन सुपर हाईवे का बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के 4 बड़े मेगा सिटीज को जोड़ता है: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। इसे NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है, और इसका मेन मकसद इन शहरों के बीच ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस को कम करना है। अब एक और खास तरह की सड़कें हैं, बॉर्डर रोड्स। इन्हें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बनाता और मेंटेन करता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये हमारे देश के बॉर्डर वाले इलाकों में बनाई जाती हैं। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब देश की सुरक्षा के लिए, और उन मुश्किल इलाकों तक पहुंचना आसान बनाती हैं। और BRO के शानदार काम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अटल टनल। 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल्स में से एक है। इसे BRO ने ही बनाया है। इसकी वजह से मनाली अब पूरे साल लाहौल स्पीति वैली से जुड़ा रहता है। पहले क्या होता था, भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता कई महीनों तक बंद रहता था। चलो, सड़कों के बाद अब आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के दूसरे बड़े पिलर पर, इंडियन रेलवेज। रेलवे देश का प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब भारी सामान और ज्यादा लोगों को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साधन। हाँ, और ये फैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखना। इंडिया की पहली ट्रेन कब और कहाँ चली? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच। और इसने कितनी दूरी तय की थी? सिर्फ 34 किलोमीटर। अच्छा, रेलवे लाइंस की जो चौड़ाई होती है ना, उसे गेज कहते हैं, मतलब 2 पट्टियों के बीच का डिस्टेंस। इंडिया में मेनली 3 तरह के गेज है, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं।
ब्रॉड गेज जो सबसे चौड़ी होती है, फिर मीटर गेज और नैरो गेज जो अक्सर हिली एरियाज में मिलती है। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि रेलवे का नेटवर्क नॉर्दर्न प्लेन्स में मतलब उत्तरी मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा घना है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि वहां जमीन समतल है तो पटरियां बिछाना आसान और सस्ता पड़ता है। वहीं पहाड़ों पर या रेगिस्तान में ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब लैंड ट्रांसपोर्ट में एक नए पर बहुत ही एफिशिएंट मोड की बात करते हैं, और वो है पाइपलाइंस। पहले पाइपलाइंस का यूज सिर्फ पानी सप्लाई के लिए होता था, पर आज की तारीख में ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक कि सॉलिड्स को भी स्लरी मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाकर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इनको बिछाने में शुरू में तो खर्चा आता है, पर बाद में रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई लीकेज या देरी का झंझट नहीं होता। इंडिया में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं। पहला असम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक, दूसरा गुजरात के सलाया से पंजाब के जलंधर तक, और तीसरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसे HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं। ये तीनों ही देश की एनर्जी सप्लाई के लिए बैकबोन की तरह हैं। तो हमने लैंड ट्रांसपोर्ट देख लिया, अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। पता है, ये ट्रांसपोर्ट का सबसे पुराना तरीका है। पुराने जमाने से ही हमारे नाविक दूर दूर तक यात्राएं करते आए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के 3 सबसे बड़े फायदे हैं जो इसे बहुत खास बनाते हैं। पहला, ये सबसे सस्ता मोड है। दूसरा, ये भारी और बल्कि सामान मतलब बहुत हेवी और बड़े सामान के लिए एकदम परफेक्ट है। और तीसरा, ये फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। अगर हम देश के अंदर की बात करें तो हमारे पास इनलैंड नेविगेशन के लिए करीब 14,500 किलोमीटर लंबे वाटरवेज हैं। मतलब हमारी नदियों और नहरों में इतनी लंबाई तक जहाज और बोट्स चल सकती हैं। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ट्रांसपोर्ट हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है। हमने देखा कि सड़कों के रेलवे के मुकाबले क्या फ़ायदे हैं। फिर हमने सड़कों के 6 टाइप्स देखे। रेलवे लंबी दूरी के लिए बेस्ट है, पाइपलाइन एक मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका है, और वाटरवेज सबसे सस्ता और इको फ्रेंडली मोड है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए ज़रूर याद रखिएगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इंडिया की इतनी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए आपको क्या लगता है, आने वाले फ्यूचर में देश के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट का कौन सा एक मोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा और क्यों? इस पर ज़रूर सोचना।